क्या ही जवाब दूं उनके बारे में जिनके वजह से लोगों की ये दुर्दशा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज जैसे हुआ, लगातार जो है बिहार में चुनावी चर्चा होना शुरू हो गया था। अभी नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी चल रही थी, हाल ही के दिनों में पूरी हो गई। उसके बाद जो स्क्रूटनी हो गया और आज अंतिम दिन है चुनाव नॉमिनेशन से वापस लेने का दिन। देखिए, लगातार हम कटिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कई प्रत्याशी से भी मिल रहे हैं। क्या कुछ मुद्दा रहेगा और किस मुद्दे को लेकर लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं जनसुराज के जो जनसुराज हैं उनके प्रत्याशी बराड़ी विधानसभा 68 के प्रीतम प्रसून जी। सबसे पहले तो सर, आपका क्वेश्चन में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के माध्यम से बराड़ी की जनता को छठ, आस्था के महापर्व छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके श्रोता दर्शक जितने भी हैं उन लोगों को दोनों हाथ जोड़कर मेरा प्रणाम। बिहार में एक तरफ महापर्व छठ है, दूसरी तरफ इस इलेक्शन को भी एक महापर्व के तौर पर देखा जाता है। और इस बार की अगर बात करें, चूंकि बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन की आप लोग के नेता बात करते हैं, आप लोग भी बात करते थे मंच पे, जहां जाते थे वही पलायन और भी कई मुद्दे थे, लेकिन सबसे प्राथमिकता आप लोग इसी को देते थे। और जो महापर्व छठ है, इसमें वही पलायन किए हुए लोग वापस आते हैं अपने घर। अभी आप किसी भी जंक्शन पे, किसी भी रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, आपको भीड़ देखने से आप लोग तो अच्छे से जानते हैं। तो वही लोग इस बार वोट करने जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग घर में रुकेंगे और छठ के बाद जो है वोटिंग की प्रक्रिया है। तो क्या लग रहा है, चूंकि आपको जनसुराज के जो उम्मीदवार पलायन तो बिल्कुल है, किसी से छिपा हुआ थोड़ा है। इसका मतलब है बोले कि हम लोग सही जगह पे, एकदम सही जगह पे। आज देखिए इसमें देखिए, हम नेता का काम है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आज देखिए जब से प्रशांत जी बोलना शुरू किए, कई नेता खुद बोल रहे हैं, हम थोड़ा बोल रहे हैं, नेता बोल रहे हैं। जिन जगहों की, जिस स्टेट की हमने बात करी है कि वोट बिहार का और विकास कहीं और का, तो आज के समय में उस राज्य के स्टेशनों पे भीड़ दिखी है ना। बात नेता करे अथवा नहीं करे, किसी से छिपा हुआ नहीं है, ये सब जानते हैं। उन स्टेशनों पे भीड़ दिखी है ना। तो देखिए, मतलब है कि बिहार का वोट लेकर विकास तो उस जगह पे किया गया है। आज कहीं खड़े होके आप एआई सिस्टम डेवलप करने की बात करेंगे और कहीं स्कूल में खिचड़ी खिला के घर भेजेंगे और हम लोग बात भी ना करें और मुद्दे भी ना उठाएं और आपको विकास की गंगा बहाने वाली सरकार बोलें, इतने बेवकूफ ना हम लोग सीधा या बराड़ी से करेंगे। सीधा सवाल, चूंकि पलायन तो विशेष मुद्दा है ही, सीधा सवाल हम यह करेंगे। जनसुराज आप पर भरोसा जताया है, आपको टिकट मिला, आप नॉमिनेशन दाखिल किए और 68 बराड़ी से जो आप उम्मीदवार हैं, अब लोगों के बीच आप किस मुद्दे को लेकर क्या चीज करने, मतलब क्या मुहिम रहेगा, कैसे जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मेरे प्रणेता जो हैं प्रशांत जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उनको लगा कि मैं इस लायक हूँ कि अपने पार्टी का नेतृत्व लेकर बराड़ी की जनता का प्रतिनिधित्व कर सकूं। और हमारे जो मुद्दे हैं आज भी वही हैं, पलायन है ही, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो बराड़ी का है वो विस्थापन का है, जो आज तक 45 साल नहीं 75 साल के इसमें नहीं सुलझ पाया है। ये एक ऐसी गुत्थी है, कोई भी आके दम्भ भर देता है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। नाम और नंबर जारी कोई किसी ने नहीं किया कि किनको दिया। और हमारे जनप्रतिनिधि गांव में आकर, बाजार पे खड़े होकर, लोग चैनल के माध्यम से आपके जैसे पत्रकार बंधुओं के साथ मिलकर वो अपील कर रहे थे जनता से कि किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। तो ये भ्रष्टाचार का सबूत भी वो खुद ही दे रहे हैं कि उनके राज्य में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो भ्रष्टाचार पर लगाम भी नहीं लगा सके, उन पर उसकी कोई कार्रवाई भी नहीं हुई और ना ही उसका कोई निराकरण हुआ। उन्होंने बोला 10,000 लोगों को पर्चा बांट दिया गया। उन 10,000 लोगों का नाम नंबर जारी कर दें, आप जाके उनसे पूछ लीजिए कि क्या ये आपको बासगीट पर्चा जो मिला है जमीन का, ये जमीन आपको पहले अलॉट हुई थी कि अभी अलॉट हुई है पर्चा मिलने के बाद? जमीन पहले अलॉट हुआ है, वो 10,000 लोगों का काम करने के लिए आप 5 साल में आए हैं क्या? आपको वोट 10,000 लोगों ने दिया है? आपको वोट जब पूरे बराड़ी की जनता ने दिया है, काम आपको पूरे बराड़ी की जनता का करना है, आप 3-5 लोगों को बैठकर मजलिस जमाते हैं। ये नाटक चल रहा है कहीं का क्या? आप विस्थापन का बात कर रहे हैं, बराड़ी विधानसभा गंगा कोसी के तट पर बसे हुए, महानंदा के तट पर बसे हुए लोग, और हमने देखा है, कई खबर चलाया है कि आप ही के जनसुराज के विक्टर झा हैं, लगातार मुद्दा उठाते रहते हैं, आपके जनसुराज के हैं। और अभी भी कई परिवार ऐसे हैं जो बांध पर बस रहे हैं, उसके पास अपना जमीन नहीं है। मैं खुद विस्थापित इंसान हूँ।
मैं दूसरों की बात क्या बोलूं, मैं खुद विस्थापित इंसान हूं। मैं गुड़मेला का निवासी हूं। हम लोगों ने वहां साढ़े 800 परिवारों को बसाया है। आप जाके सर्वे कर सकते हैं। वहां के लोगों का दुख दर्द झेलने के लिए हम लोग कोई सहानुभूति या वोट लेने के लिए कहीं नहीं जाते हैं। मिलने जब जाते हैं इतनी तकलीफ होती है कि जो 20-25 साल पहले देख कर आते थे वही दुर्दशा आज भी देखते हैं। फिर भी लोगों से अपील करना पड़ रहा है कि इस बार अपने लिए वोट कीजिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए। तो इन्हीं चीजों को देख कर कीजिए ना भाई। एक साधारण सा बांध अगर बना दिया जाए, एक डैम प्रोजेक्ट बना दिया जाए, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट लगा के इरिगेशन सिस्टम से एग्रीकल्चर को जोड़ा जाए, बोलते बोलते थक गए, एक नींव नहीं रखा गया इस सरकार के मार्फत। आपको याद होगा हाल में जो बाढ़ आया, जमुनिया गांव जो हमारे बिहार का ही है, पूरा गांव जो है समा गया। और वही स्थिति आपके विधानसभा में गांव में होने वाला कुछ पता है? मैंने देखा है, गुड़मेला पूरा का पूरा गांव उजड़ गया। हम लोग फिर होने वाला है, ये बिल्कुल होने वाला, ये बिल्कुल होने वाला। यही सरकार की नाकामी है। और आप फिर अगर उसके बारे में आप फिर अगर मुझसे पूछेंगे कि आपके टक्कर में कौन है, मैं क्या ही जवाब दूं उनके बारे में जिनके वजह से लोगों की ये दुर्दशा है। उन्होंने कितनी बार इस मुद्दे को उठाया है, गंगा पुल गंगा पुल गंगा पुल गंगा पुल, सुनते सुनते तो अब हम लोग थक गए हैं। गंगा पुल आने से रोजगार को कितना विकास होगा, रोजगार का कितने लोगों को फायदा मिलेगा, कितने लोगों को काम मिलेगा, ये किसी को कोई मतलब नहीं है। लोग परेशान हैं, उसको मुद्दा बना के रखा हुआ है, काम करना नहीं है उस पे। कोई कहीं से कुछ, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ। ये बनना तो सरकार की तरफ से ही है। आपको भाई जिस किसी से भी परमिशन लेना है, आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, परमिशन लीजिए और बनवाइए। इसको मुद्दा क्या बना के रखा? 17-18 में कटाव कार्य हुआ था, बिल्कुल सब चला गया, सारा चला गया। उस परिवारों को देखने कौन गया? एक आप सहायता राशि मुहैया करा देते हैं, उस मुआवजा राशि, उसके बाद चाहते हैं कि आपको वोट करे। कभी 10,000 पकड़ा देते हैं, उसके बाद चाहते हैं कि आपको वोट करे। उसके बाद की जो दुर्दशा होती है उनकी, उसका जिम्मेदार कौन है? आप किसी को अगर मुआवजा दे देते हैं, किसी पीड़ित परिवार को, उस मुआवजा देने की स्थिति ही क्यों बनती है? उसके बाद सबसे बड़ा बात है, चलिए ठीक है, अगर देखिए आप प्रत्याशी हैं विधायक के, हम सीधा सवाल करेंगे, आप विधायक के प्रत्याशी हैं, अगर जनता आप पे भरोसा जताती है, क्योंकि आप जो है जिस तरह से लगातार लगे हुए हैं, क्यों ये आता है? क्या आपके आने से ये मुद्दा खत्म हो जाएगा? मैंने तो सीधा सीधा ही रास्ता बताया है भाई कि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को अगर बिल्ड करके डैम बना दिया जाए तो जो पानी बाढ़ कहते हैं उससे हम लोग बिजली बना सकते हैं। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू हम लोग इरिगेशन सिस्टम लगा के खेती कर सकते हैं। खेत डूबना बंद हो जाएगा। कैश क्रॉप मतलब नगदी फसल जिसको बोलते हैं, खरीफ फसल रबी फसल के अलावा एक नगदी फसल होता है जिसकी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। हम लोगों को जानकारी नहीं है। बहुत सारे लोग, आप बलवा साइड जाएंगे, ड्रैगन फ्रूट आपको दिखता होगा, कुछ एक लोग किसान कर रहे हैं। आप एक बार पता कीजिएगा, वो लोग 100 रुपए किलो का बेचते हैं। आप सोच के देखिए, मक्का 100 रुपए किलो बिकेगा? नहीं। मक्के को की फसल को थोड़ा कम करके और इन चीज़ों को अगर बढ़ावा दिया जाए तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आज की वजह से चीज़ें महंगी होती हैं वो सस्ती हो जाएंगी। सीधा सीधा बात है, महंगाई पे सीधा असर पड़ जाएगा। आसानी से महंगाई को कम किया जा सकता है। किसान को पैसा मिलने लगेगा, आय का स्रोत बढ़ जाएगा। उसको हम लोग मनरेगा से जोड़ रहे हैं। 3500 रुपए तक का महीने का लेबर कॉस्ट सरकार पे कर रही है। कैश क्रॉप की खेती, नगदी फसल की खेती अगर आप करते हैं तो ये हमारे परिवार लाभ कार्ड में हमने लिख के दिया है। वही बात हम आपसे पूछने वाले थे, सीधा सीधा आप उसी मुद्दे पे आ गए जो आप लगातार उठाते हैं। बिल्कुल कि हम किसानों को जो है मनरेगा से फ्री में मजदूर उपलब्ध कराएं। बिल्कुल वैसे किसान को बिल्कुल उसी तरह से शिक्षा में हमने हर बच्चे के लिए 1000 रुपए की व्यवस्था की है। जब तक सरकारी स्कूल की व्यवस्था, नेतरहाट की व्यवस्था नहीं बन जाती है, तब तक हर बच्चे को प्राइवेट स्कूल में 1,000 रुपया महीने का मुहैया कराकर उसकी शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी ली जाएगी। बिहार में बदहाली का कौन जिम्मेदार है, किसे मानते हैं? बिल्कुल सरकार जिम्मेदार है। सरकार जिम्मेदार है, सरकार को सोचना चाहिए। और सरकार की बात पे चलने वाले लोग जिम्मेदार हैं, जिनको कि ये लगता है कि ये आके हमारी बदहाली दूर कर देगा। कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने वोट ही अपने लिए नहीं दिया है। फ्री का तो रेवड़ी बट रहा है ना पूरे बिहार में। फ्री की रेवड़ी से आप 1 दिन 2 दिन खा सकते हैं, 5 साल फिर क्या कीजिएगा? जब फ्री की रेवड़ी से ही वोट देना बट रहा है कि नहीं बट रहा है? फ्री की रेवड़ी ही है ये, और क्या है?
आप अगर चाहते तो 7,000-8,000 करोड़ रुपए लगाकर आप अगर अभी इरिगेशन सिस्टम बनाते या वाटर डेवलपमेंट रिसोर्स मैनेजमेंट का काम करते या कुछ चीनी मिल जूट मिल खुलवा देते, कितने लोगों को इस बार पलायन करके नहीं जाना पड़ता। कम से कम 10-20,000 50,000 लोग तो ये हो सकते थे। और लोग कह देते हैं लैंडलॉक जगह है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। आपने इथेनॉल की फैक्ट्रियां खुलवाई ना बिहार में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करा के सहनवाज जी ने, जब वो उद्योग मंत्री थे, उन्होंने इथेनॉल की फैक्ट्रियां खुलवाई। उसका मेरे हिसाब से एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन 60 लाख क्यूबिक टन उसका लीटर उसका कैपेसिटी बना दी है उन्होंने। और सरकार ने पूरे साल में 50% ऑर्डर प्लेस किया है पूरे साल के लिए। अब जो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं इथेनॉल की, वो 6 महीने काम करेगी, 6 महीने बंद हो जाएगी। अब उस 6 महीने में जो उनको इंटरेस्ट लगेगा बैंक के पैसे पे, लोन पे, ईएमआईज भरनी पड़ेगी, लेबर को पैसा देना पड़ेगा, वो कहाँ से देंगे? ये बात कोई नहीं दिखा रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रही है। और लोगों का कहना है कि भाई हम विकास कर रहे हैं। आप विकास क्या कर रहे हैं? आप फिर से पलायन की ओर लोगों को धकेल रहे हैं। ऐसे में 6 महीने क्या करेगा आदमी? 6 महीने फिर बाहर जाके काम करेगा, फिर पलायन और बढ़ेगा। अभी आप गांव में घूमिए, 95% लोग आपको 45 की ऊपर की उम्र के मिलेंगे, या फिर बच्चे मिलेंगे छोटे 10 साल के नीचे के। आप जो है, आपके जो पार्टी है 243 सीट पर लड़ने की बात कर रहे थे, 3 ठो तो पहले ही वापस हो गए। तीन वापस हो गए तो ये आपको नहीं पता है किसके साथ वापस हुए, किसके कहने से वापस हुए? पहले जैसे जिन निकलता था बंदूक के दम पे, अभी नेता के दम पे प्रत्याशी निकल रहे हैं। अगर मैं आपको उठा के कहीं पे ले जाके रख लूं, नॉमिनेशन ही ना करने दूं, तो आप क्या करेंगे? हमने तो किसी को मना नहीं किया कि भाई तुम नॉमिनेशन मत करो। अब उन्होंने उनको जबरदस्ती हाईजैक कर लिया है, तो इसमें तो उनकी व्यवस्था देखने की वाली बात है। और वो हाईजैक करके अपनी इंसानियत दिखा रहे हैं, और अपना जो तुष्टीकरण की उनकी राजनीति है उसका वो दिखावा कर रहे हैं। और आपको नहीं लगता है कि जो आदर्श आचार संहिता उसका उल्लंघन हो रहा है? पूरी तरह से उल्लंघन है, ये पूरी तरह से उल्लंघन है। और वो देश के गृह मंत्री हैं, उनके साथ बैठने वाले देश के शिक्षा मंत्री हैं। आपने सुरक्षा और शिक्षा दोनों को तार तार करके रखा हुआ है, और चौड़े में फोटो खिंचाकर वो डाल रहे हैं। इस समर्थन समर्थन दे दिए। क्या ही समर्थन देगा कोई आदमी आपको? जो नॉमिनेट कैंडिडेट है, अगर उसको नहीं ही लड़ना होता तो इतना बढ़ चढ़कर वो रैलियों में क्यों ही हिस्सा लेता? इतना बढ़ चढ़कर वो आपके बारे में क्यों ही बोलता? कल तक आपको गाली दे रहा था, आज आपको समर्थन कर रहा है, तो कैसे समर्थन कर देगा? आपको थाने में एक ऑप्शन है कि आपको पुलिस जांच पड़ताल के दरमियान में आपको लॉकअप में रख सकती है। उसका एक दायरा है, उस दायरे के अंदर में आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस चीज की कोई रिकॉर्डिंग तो होती नहीं है। और यही कारण है कि पुलिस के द्वारा पुलिस के सामने एडमिट किया हुआ बयान कोर्ट में फाइल नहीं होता है, क्योंकि उससे जबरदस्ती करवाया जा सकता है। तो सरकार के सिस्टम पर एलिगेशन लग रहा था। जबरदस्ती चलाने वाली सरकार का हिसाब किताब ये इतना गंदा हो चुका है, लोगों को ये समझना पड़ेगा कि क्या उनके लिए बेहतर है। आप बराड़ी में घूम रहे हैं लगातार, बस अंतिम की ओर जाएंगे। बराड़ी में लगातार घूम रहे हैं, यहाँ के जो पलायन युवा है, जो पलायन करके आए हैं, बाहर कहीं काम करते थे, दीपावली छठ में घर आ रहे हैं, उनको कैसे आप प्रभावित करेंगे? वो कैसे आपकी ओर आएंगे? उन्होंने खुद होके मुझे फ़ोन किया है। 10-12 हज़ार लोगों का अभी तक मेरे पास कॉल आ चुका है कि भैया आ रहे हैं इस बार, बहुत उम्मीद लेके, वापस न जाएं, ऐसी व्यवस्था बना के दीजिए। तो उनकी ही बात को उनके पास लेके जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, बैठेंगे, उनके साथ मिलेंगे, योजनाएं बताएंगे उनको कैसे ये हो सकता है, और उनके लिए ज़रूर काम करेंगे। यहाँ की महिलाएं कहती है कि हमको भरे डिलीवरी कहिए जो कहिए, हमको जो सरकार है बहुत कुछ दिया है, हम किसी और को नहीं जानते। उसको कैसे आप कन्वर्ट कर पाएंगे? अरे हमारे आने के बाद ही तो 400 का 1100 हुआ है, तब तक तो 400 की आप दो रही थी। बिल्कुल कर देंगे, हम तो लिख के बता रहे हैं, हम तो बिल्कुल लिख के बता रहे हैं। और हमने ये बताया है कैसे 2000 कर देंगे। ये 2000 कैसे हो सकता है उस बजट के साथ में, ये भी हमने बताया है। तो हमारे इसमें तो कोई ये है ही नहीं। हम क्लियर शॉट बोलते हैं कि भाई ये कर सकते हैं, उसका रास्ता ये है, फंड्स ऐसे आएंगे,
उसके लिए केंद्र सरकार पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं। इस चुनाव में किसी को आप सामने देखते हैं? मैं तो वही बात बोल रहा हूँ, विकास ही जिसने विकास की गंगा बहाने की बात की है, उसी के वजह से अगर बेरोजगारी आ रही है, हम किसको अपना प्रतिद्वंदी मानेंगे? हम तो जनता के पास जा रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं। अब जनता को चुनना है कि जनता का को अपना राज चाहिए या जनता के लिए प्रतिनिधि बनाना है। तो फिर वापस से वही होगा कि आपके पास लोग भोज खाने आएंगे, आप उनके साथ सेल्फी खिंचाइए, वो आपके माननीय होंगे, और मिलने के लिए कोई नहीं आएगा, आपके साथ खड़ा रहने कोई नहीं आएगा। ये महापर्व छठ है, अभी क्या अपील करना चाहेंगे? अंतिम सवाल। सबसे पहले तो आस्था के इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संयमित होकर, सुरक्षित रहकर, अपने बच्चों का ध्यान रखते हुए इस पर्व को मनाएं। किसी प्रकार की किसी के साथ दुर्घटना ना हो, पर्व अच्छे से मनाया जाए लोगों के बीच। इस चीज की मैं आपसे विनती करता हूं और कामना करता हूं कि ये महापर्व बिहार में इस बार बदलाव का स्वरूप लेकर आए, विकास की गंगा बहाकर लेकर आए, और हम लोग अपने कार्यक्रम में सफल हों और बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हो। इसकी शुरुआत इसी छठ से होने जा रही है, ऐसा मेरा मानना ही नहीं, मेरा पूर्ण भरोसा है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से भी अपील करता हूं, इतिहास रच कर देखिए। इतिहास बनाने वालों ने ही इतिहास रचा है, और इससे फायदा आपका ही होना है, अपने बच्चों का ही होना है। आने वाली पीढ़ियों के लिए आप एक बहुत बड़ा संदेश देकर जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जनसुराज के बरारी 68 के प्रत्याशी प्रीतम प्रसून जी जुड़े हुए थे। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, इस बार मतदान करने आप जरूर जाइएगा, जो प्रत्याशी पसंद आए उसे वोट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने परिवार के साथ गांव में रहकर रोजगार करना चाहते हैं तो आइए ना हमारा जायसवाल ट्रेडिंग में, जहां आपको महिंद्रा का बेस्ट परफॉर्मेंस वाले टोटो देंगे, वो भी मात्र 40,000 तक में। फिर देर किस बात की है? हमारा पता है कुर्सेला प्रखंड अंचल कार्यालय के समीप। संपर्क सूत्र 7260847413।